जय हिंद दोस्तों। YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सेकंड ग्रेड पेपर के जो सिलेबस है इंग्लिश के, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर RPSC के द्वारा यह सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश का पेपर है ये कंडक्ट करवाया जाता है। आपको यह तो पता ही होगा कि ये 300 अंक का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम इसके सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले जो इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें हमें सबसे पहले ग्रामर और उसके यूसेज देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें पहला जो टॉपिक हमें देखने को मिलेगा वह है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों कई कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच के सारे ही जितने भी टॉपिक होते हैं वो सबको पढ़ते हैं, बट इसमें मेनली हमें 4 टॉपिक्स पे फोकस करना होता है, जो कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये 4 टॉपिक इसमें मेनली हमें देखने होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर जो कि हम 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। एक बार इसके अच्छे से रिवाइज होने पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस, जो तो हम इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट इसी से होती हैं, तो टेंसेस इनकी अच्छे से फॉर्म वगैरह हमें याद होनी चाहिए। आजकल स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाने लगे हैं। टेंस के बाद में है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, बट एक इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए ये वाला पोर्शन मुझे लगता है बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी बहुत ही सरल है और बहुत ही बेसिक लेवल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद में है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल ये टॉपिक भी अपनी बहुत ही मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंस रखता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्रीज जो है इसमें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बिकॉज़ ये जो डेली लाइफ में अपन जो भी सेंटेंस यूज़ में लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। एंड मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि इसमें थोड़े बहुत रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे हैं सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का वेटेज भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ पेपर्स में। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 दिसंबर 2025 में ही हुआ है। 2024 में 31 दिसंबर 2024 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सेंटेंस का एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला। इसके अलावा एक वर्ब फ्रेज़ और ईडियम्स, वर्ब फ्रेज़ का, इनका भी काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिला था। उसके बाद में हम देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी कोई इतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही साधारण सी, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो भी ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम देखते हैं तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मैं मान के चलती हूँ कि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये दोनों टॉपिक तो कोई 10th का बच्चा भी कर सकता है, तो इन 2 टॉपिक्स में तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एक बार बस इनकी जो है थोड़ी एक्सरसाइज होने पर ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, फ्रेजल वर्ब। अगर इस पेपर में किसी टॉपिक को मुझे बहुत ही टिपिकल मानना हो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे मेरी तैयारी के दौरान लगा था, तो ये फ्रेजल वर्ब ही है, फ्रेजल वर्ब थी। आई मीन मुझे इसमें काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मेरी कभी पढ़ी हुई भी नहीं थी। लेकिन आपको मैं एक अच्छा सोर्स बताऊंगी। फ्रेजल वर्ब मैंने कलाम एकेडमी की वो आर्यस फाउंडेशन के लिए एक बैच चलता है, तो उसमें उन लोगों ने जो है एक बुकलेट दी थी फ्रेजल वर्ब की, तो मैंने काफ़ी हद तक उसमें से भी तैयार की थी। तो ये तो था फ्रेजल वर्ब का। प्रोवर्ब, इडियम, एडिमेटिक एक्सप्रेशंस, ये टॉपिक है। ये भी एक बार पढ़ने पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
वर्ड ऑफन मिसप्लेट और कंफ्यूज्ड, अगेन एक टिपिकल टॉपिक में कह सकती हूँ कि मेरी काफ़ी सिली मिस्टेक्स जो है इस टॉपिक में हुआ करती थी, बट क्या पता आपकी ना हो। वैसे टॉपिक अच्छा है। सिनोनिम एंड एंटोनिम, भाई हम जब पढ़ते थे तो हमें सर ने कहा था कि आप लोग सिनोनिम एंटोनिम पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज़ कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं कि कोई सा भी वर्ड दिया जा सकता है। इतनी बड़ी इंग्लिश सब्जेक्ट और इतना बड़ा इसका वेटेज है, तो भाई कोई सा भी वर्ड आ सकता है। इसमें आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी एनर्जी इस पर लगाएं, उससे अच्छा है आप लिटरेचर वाले पोर्शन में ज़्यादा अपनी जो है एनर्जी कंज्यूम करें। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फनेटिक, अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस एंड वर्ड स्ट्रेस। देखिए इस टॉपिक को देखते ही बच्चों में एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ सैडनेस, तो ये थोड़ा सा हमारा एक्सप्रेशन गलत हो गया, सैडनेस वाली फीलिंग आती है बच्चों में इस टॉपिक को देखते हुए। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ये टॉपिक अगर हमें इसकी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट पता हो, अगर हमें ये जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को हम अच्छे से याद कर लें और कुछ प्रैक्टिस में ले आएँ कुछ वर्ड्स को, जैसे डेली रूटीन में जो भी वर्ड होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई आपको ज़्यादा परेशानी देने वाला टॉपिक होगा। इसके लिए आप जो है रैनिन मार्टिन, उसमें था क्या, एक ब्लैकबेरी नाम से कुछ बुक आती है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है बट बहुत अच्छी थी वो बुक, मैंने पढ़ी थी। उसके बाद में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का हम चलें तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में हमें वही ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर वाले पोर्शन में हमें देखना है। इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न, MHM, यस MHM दिखने में भारी भरकम टॉपिक लगता है, बट मुझे लगता है कि पूरे पेपर में सबसे ईजीएस्ट जो टॉपिक है वो MHM वाला है। बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार समझने पर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पोका, यदि ये दोनों स्पोका, यदि ये दोनों मैं कह सकती हूँ सेम से ही है, MHM एंड स्पोका। एक अच्छे से समझ में है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आ सकता है, बट बशर्ते आप एक बार प्रैक्टिस और एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, देखिए ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपको एक पैराग्राफ या पैसेज टाइप में दिया जाएगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको जो है 2-3 क्वेश्चन तो उस पैराग्राफ बेस्ड होंगे और पैराग्राफ बेस्ड ही होगी वोकेबलरी। उसमें कुछ पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एंटोनिम पूछ लिया जाएगा, सिनोनिम पूछ लिया जाएगा, ऐसे करके हाँ उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो ईडीएम पूछी गई थी, ईडीएम का मीनिंग पूछा गया था, बट वो मेरा गलत हुआ था इसलिए मुझे अच्छे से याद है। बात करें हम आगे पोइट्री अप्रिसिएशन, बिल्कुल ये भी सेम ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है। इसमें आपको एक पोइट्री मिलेगी, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस पोइम बेस्ड ही होंगे वो। उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपको, उसमें राइम पूछी जा सकती है, इसके अलावा उसका जो टाइटल भी, कभी कभी टाइटल तो बेसिकली नहीं पूछते बट आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें कोई किसी वर्ड की मीनिंग पूछा जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा वो स्पीच है, मतलब एलिट्रेशन वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर आपका और भी जितने भी हम अलंकार पढ़ते हैं उनमें से कुछ पूछा जा सकता है। तो ये तो थी हमारी जो है ग्रामर यूसेज और लिटरेचर की। एन एक्वेंटेंसेस विद लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। अच्छा टॉपिक कैसे है देखिए, ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑड, एलिजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, बैलेड, यहाँ तक एक बार आप रुकिए, ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक मैं एक बार आपको रुकना चाहूँगी। ऑड टू ड्रामेटिक, मोनोलॉग, ये लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं, ये मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगी कि इनका मोटा मोटा जो मेन फंक्शन है वो 1 से 2 पेज में, मतलब एक जैसे ओड है तो उसको 1 से 2 पेज में आप कवर कर सकते हो, इतना इजी और इतने सिंपल ये टॉपिक्स हैं। अब जैसे एलेजी है तो मेन एलेजी आपको ध्यान में रखनी है कि किसने कोई जो फेमस राइटर है उसकी एलेजी पूछ लिया जाए, या फिर एलेजी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। सोनेट पूछ लिया, शेक्सपियरियन सोनेट वगैरह जो भी है, इंग्लिश सोनेट वगैरह हैं,
इनके बारे में पूछा जा सकता है। पेटाकन सोनेट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, पेटाकन सोनेट से हमेशा एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो आपको जो है एक बार पिछले जो एग्ज़ाम्स लगे हैं उनके पेपर्स भी देख लेने चाहिए, ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो कि हमें क्या पढ़नी है। तो ओड, एलेजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद में हम आते हैं हमारे अलंकार की तरफ। डिवाइसेस, अलिट्रेशन, हाइपरबोली, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, ओनोमेटोपिया। मुझे लगता है कि एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए अगर कोई बोनस चीज़ें होती हैं, कि बोनस चीज़ें लिटरेचर में खासकर इस पेपर में, तो मुझे लगता है ये फोकट के नंबर दिलाने वाले होते हैं आपको। कई बार तो सेंटेंस को देखने से ही आपको पता चल जाता है कि एज इज देखा, लाइक देखा तो सिमिली कर दिया। इसके अलावा हम जो भी है रिपीटेशन देख लिया तो एलिट्रेशन कर, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसमें, बस आपको एक बार देखनी है भाई। आगे हम चलते हैं, एन एक्वेंटेंसेस विद मेजर लिटरेरी पीरियड। हाँ, ये मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टिपिकल मान सकती हूँ, बट नॉट सो टिपिकल। बिकॉज देखिए, हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, अभी तो एमए में, हाँ एमए में भी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखा है मेजर जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिटरेरी पीरियड से ही लिए गए हैं। तो और एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ये ज़रूरी भी है कि पीरियड से वो वाकिफ़ रहे। रेनेसा मेटाफिज़िकल रेनेसा है, मेटाफिज़िकल है, जैकोबियन है, नियो क्लासिकल है, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका नियो क्लासिकल, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। एक आपका जैकोबियन से जैकब के बारे में, जेम्स फर्स्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी बार, बट ठीक है। और हाँ, मॉडर्न में भी काफ़ी, हाँ विक्टोरियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। विक्टोरियन में, नियो क्लासिकल में हमेशा आपको इनमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि देखो, पढ़ने तो आपको सारे ही हैं। देखो, नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती ना, तो हमें रिस्क क्यों लेना, इनके बहुत छोटे छोटे हैं। एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर कोई ज़्यादा दिक्कत इनमें नहीं आने वाली। हाँ जी, हम नेक्स्ट चलते हैं, एन एक्वेंटेंसेस विद लिटरेरी मूवमेंट्स। अब देखिए, अधिकतर बच्चे मैंने देखे हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं किन में। एक तो ये मेजर लिटरेरी पीरियड और एक लिटरेरी मूवमेंट। बच्चे क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये जो है दोनों बिल्कुल अलग हैं। भाई ये अलग नहीं है। एक बात बताइए, कोई पीरियड चल रहा है और उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, तो आप उन दोनों को अलग कैसे मानोगे। उस पीरियड को पढ़ने का मतलब है उसमें होने वाले मूवमेंट को भी तो आप पढ़ेंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इन दोनों को अलग मान के, किन दोनों को, लिटरेरी पीरियड एंड लिटरेरी मूवमेंट को अलग मानकर अलग टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि एक लिटरेरी पीरियड पढ़ते टाइम पे ही उसमें होने वाले मूवमेंट को आपको पढ़ लेने चाहिए। इससे आपका जो कोर्स है वो आपको बर्डन नहीं होगा एंड बहुत ही ईजीली कंप्लीट होगा। देखिए, वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं। रोमांटिसिज्म है, गोथिक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, प्री रेफेलाइट है, रियलिज्म, एग्जिस्टेंलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिम्बोलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट, ये जितने भारी भरकम शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उतने हैं नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में है ये, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। अब जैसे कि ये गोथिक, इसमें ले दे के 4-5 ऐसे भारी भरकम शब्द हैं, लाइन भी नहीं है, ओनली वर्ड है इसमें, जैसे कि हॉरर है ना, मतलब डरावनी, भूत प्रेतों वाली अगर कुछ है तो वो गॉथिक है, बस हो गया। प्री रेफेलाइट जो कि पेंटिंग वगैरह से जुड़े हुए थे लोग, वो प्री रेफेलाइट है। रियलिज्म जो कि रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, वो रियलिज्म। एग्जिस्टेंलिज्म, तो मतलब इनका अगर आप बेसिक चीज़ें आपको अगर नॉलेज में है तो यू कैन ईजीली गो। ओके, नेक्स्ट हम चले, एन एक्वेंटेंसेस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर पोइट्स इन इंग्लिश। यस, अगर आपको लेबर कहीं करना है, वाकई में इंग्लिश में आपको अपनी मेहनत करनी है, तो मुझे लगता है आपको हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं उन पे ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे पसंदीदा राइटर्स कौन कौन हैं, हमारे जो राइटर्स, इनको पढ़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, राइटर तो सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बस हाँ मैं आपको छोटी सी इसमें कुछ ऐसी कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ कि जैसे इन जो राइटर हैं, इन सभी राइटर की मेनली आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक आपको याद रखना है इनके अवार्ड्स, जो भी अवार्ड, खासकर एक तो नोबेल प्राइज़ तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको
जितने भी अवार्ड हैं इनके इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं। जैसे एक मैन बुकर प्राइज़ आता है, मैन बुकर प्राइज़ जो कि बेसिकली अरुंधति रॉय का ही आपको इसमें मिलेगा। अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट किया गया था। एंड तो ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज़ हैं, अब एक तो आपको वो याद रखने हैं, दूसरा उनकी जो फेमस वर्क हैं वो याद रखनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पैलेस। हाँ, पैलेस भी कई बार क्या है कैसे उनका जो सर्कमस्टेंसेस उसमें पूछ लिया जाता है, खासकर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप उनकी देख लें। बट हाँ, ऐसे कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी फादर मदर, उनमें आप ना उलझे, उनमें क्वेश्चन बहुत ही कम बनने की संभावनाएं रहती हैं। एक तो फेमस आपको राइटिंग्स याद रखनी है, एक उनको अवार्ड तो आपको किसी भी कीमत पर घूंट के पी जाना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमारे वही राइटर दे रखे हैं हमें। इसमें अनीता देसाई, शशि देशपांडे हैं, कमला दास हैं, जयंत महापात्रा हैं, अमिताभ घोष हैं, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय। एक इस सिलेबस की सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसमें फीमेल को भी एक अच्छा खासा वेटेज दे रखा है, एक अच्छी खासी इनकी तादाद है पढ़ने को लेकर, तो ये मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगी। वैसे तो क्या ही करें पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। टीचिंग मेथड्स ये भी आपकी पूरी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से आपको दे रखे हैं। देखिए, एक तो मेथड होता है, एक आपकी अप्रोच होती है ना। तो अप्रोच और मेथड में ना थोड़ा सा अंतर होता है, लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट दीज आर नॉट सेम थिंग्स, ठीक है। मेथड क्या होता है कि जिसको अपन केवल क्लासरूम में ही अप्लाई कर सकते हैं, बट जो अप्रोच होती है ना उसका जो मैं कह सकती हूँ कि अप्रोच वाइड होती है। उसको आप क्लासरूम के बाहर आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उनमें भी आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हो। तो मेथड और अप्रोच, उनमें ये बेसिकली अंतर होता है। हमारे यहाँ जो स्कूली जो मेथड्स हैं वो आपको कौन से पूछे गए हैं कि आपको सिलेबस को पढ़ाने के लिए किस मेथड, तो एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीटी मेथड कहते हैं, एक तो आपको ये दे रखा है। एक इसका अपोजिट मैं मान सकती हूँ डायरेक्ट मेथड दे रखा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल मेथड है और एक ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये 4 तो आपको दे रखे हैं मेथड्स, ठीक है। एंड अप्रोच, अभी मैंने बात की थी अप्रोच की, तो ये जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है जिसको आप CLT शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CLT कहते हैं, ये आपके जो है एक अप्रोच दे रखी है। तो मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलती हूँ। मेथड भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बट ये भी ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड, ये दोनों का तो फंडा जो है सेम सा चलता है, मतलब तुलनात्मक रूप से चीज़ें होंगी तो आपको याद हो जाएंगी। हाँ, 2 महत्वपूर्ण बातें, स्ट्रक्चर मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड, इनको समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी ऐसे हो सकती है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं इनमें, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बेसिकली उनको समझना बेहतर होता है। तो ये तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये तो होगा। नेक्स्ट हमारा है टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड टेस्टिंग। अगेन एक जो ध्यान देने योग्य टॉपिक है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो भाई ये हुआ आपका इंग्लिश का सिलेबस। 300 मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, एंड आपको 2.5 आवर टाइम मिलेगा। और पेपर देखिए, वैसे तो देखा पढ़ने वाले के लिए तो देखो सब कुछ ही इजी होता है। कोई बुक का सहारा लेता है, कोई नोट्स में ही बिलीव कर लेता है, कोई कोचिंग जाके बस केवल टीचर की जो है सुनने को ही जो है अपना सफिशिएंट मान लेता है। बट पढ़ने वालों के लिए देखो कोई भी चीज़ इजी या डिफ़िकल्ट नहीं है। बस बात है तो प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसी के साथ में आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज सिलेबस किसी भी चीज़ के लिए एक नींव होती है। अगर हमारी नींव ही सुदृढ़ नहीं है तो हम आगे क्या ही काम कर पाएंगे। तो एक बार अपने सिलेबस को अच्छे से देखें, कवर करें, उसको आँखों में निहारें, उसकी आँखों में पी जाएं। तो इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत।